नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी के लिए आज फिर से लेकर हाजिर हूँ मैं अप्रैल माह का बेस्ट करंट अफेयर नोट्स। आज हम बात करेंगे 30 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत की है, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ के लिए आपके लिए लिखे हैं। तो उसको आप लोग देखना, बहुत आपके काम आने वाले हैं और वहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को जरूर देखना और अंत में आपको मैदान सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी हल होने वाले हैं। तो बहुत ही कम समय की वीडियो, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देने वाली है। और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना अगर पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आप सभी को पता है, ये प्रत्येक 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है IP एंड SDG। IP आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, जिसे हम बौद्धिक संपदा के नाम से भी जानते हैं। और SDG आप लोग जानते होंगे, ये है सस्टेनेबल गोल, है ना। सस्टेनेबल गोलों की संख्या कितनी है आपके, तो आप सभी को पता है 17 है। और 2015 से 2030 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सस्टेनेबल गोलों को, यानी सतत विकास जो लक्ष्य हैं आपके, इनको पूरा करना है। 17 हैं आपके। ठीक है, अब देखिए बात आई है किसकी, बौद्धिक संपदा की। तो बौद्धिक संपदा एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि कोई भी क्रिएटिविटी जो आपके माइंड में होती है और उसको आप सामने ला के रख देते हैं, तो उसको बोला था बौद्धिक संपदा। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं दिमाग की उपज। जो भी आप नया कंटेंट है, नई वस्तु है, कोई भी अगर चीज़ें बनाते हैं तो वो आपकी बौद्धिक संपदा है। इसके लिए आपको ट्रेडमार्क मिल सकता है और कॉपीराइट के अधिकार मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अगर इस पर कोई भी इसको कॉपी करता है तो आप इसको कॉपीराइट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा है कि एक इम्पोर्टेंट घटना है 26 अप्रैल 1986 की। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल त्रासदी हुई थी आपकी, जो कि यूक्रेन में है। चेरनोबिल ये आपका एक परमाणु संयंत्र है, यहाँ पर ये हादसा हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आपका रखना है। अब देखिए साथियों, हमारी बात आई है दिवस की, और अप्रैल माह के यहाँ पर दिवस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा लास्ट दिन है। ठीक है, और इसको हम लोग देख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से और इनको हम ख़त्म कर लेंगे। आज हमारा लास्ट दिन है, कहने का मतलब महीने का लास्ट दिन है, हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि हमारा लास्ट दिन है, ये महीने का लास्ट दिन है। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस आप सभी को पता है कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को मनाते हैं। रोनाल्ड रोज के द्वारा इसके खोज की गई थी मलेरिया की। ठीक है, और इनका बर्थडे भी है। और इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, ये इसकी आपकी थीम है, मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई और तेज़ी से आगे बढ़ना इसकी क्या है, थीम है। अब मलेरिया जो होता है, इसका वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलीज। कारक कौन होता है, प्लाज्मोडियम। इसकी कमी से क्या होता है, यानी मलेरिया के होने से क्या होता है, तो RBC में कमी होती है। और इसकी दवा सिनकोना वृक्ष यानी कुनेन की छाल से, यानी कुनेन की दवा प्राप्त की जाती है सिनकोना वृक्ष की छाल से। अब अप्रैल माह के सारे आपके दिवस आपके सामने हैं, देखिए। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 6 अप्रैल को शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को CRPF का सौर्य दिवस, 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती, 13 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो बैसाखी, 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जी की जयंती, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डे, 19 अप्रैल को मनाते हैं लीवर डे, 21 अप्रैल को आपका मनाते हैं सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को बुक एंड कॉपीराइट डे, 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस, 29 अप्रैल को डांस डे, और 25 अप्रैल अभी मैंने आपको बताया मलेरिया डे मनाते हैं हम। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं अप्रैल माह से। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मज़ा आया होगा। और ऐसे ही आप लोग सभी क्वेश्चनों के बढ़िया तरीक़ा से रिवीजन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें और आप बिना सर्च करे ही उन वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहें। जो ये रेड कलर का आपका है नीचे बटन बड़ा ऐसा करके इसको दबा लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको गौर से समझना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा ये आपके। दक्षिण कोरियाई उपग्रह है आपका, जिसका नाम है NEOSat फर्स्ट, इसे हम EOS भी कह सकते हैं। ये आपका एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और एक नई नासा की सौर सेलिंग तकनीक है, जिसका नाम है ACS-3। ये लॉन्च की गई है हाल ही में। एक तो दक्षिण कोरिया का उपग्रह है और एक नासा का है। ठीक है, इन दोनों को रॉकेट लैब कंपनी है एक, इसके द्वारा भेजा गया है। और किस वाहन के द्वारा, यानी किस रॉकेट के द्वारा,
तो इलेक्ट्रॉन वाहन के द्वारा इसे भेजा गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं खैर क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप सभी को पता है ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं पूछ ले जाते हैं। तो इन दोनों के नाम याद रखना। ACS ये सोलर सेलिक तकनीक है नासा की, यानी कि अमेरिका की। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हमने अपने कुछ उपकरण हैं, भारत के उपकरण हैं, जैसे उग्रम, ये असॉल्ट राइफल आपकी DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। विभव क्या है? स्वतः ही आपकी क्या हो जाती है? निष्क्रिय एंटी टैंक। नेक्स्ट अप प्रबल, ये क्या है? आपके रिवॉल्वर है। निराक्षी क्या है? एक बारूदी सुरंगों की खोज करने वाला आपका टॉर्पीडो है, एक प्रकार से कह सकते हैं। समर क्या है? कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है आपकी। मिलन 2024 का हुआ था विशाखापट्टनम में। आदित्य L1 किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C57 के द्वारा। और GSAT-20 ये फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और चंद्रयान 3 LVM-3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी सारे पॉइंट आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखने में बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में इन्हें याद कर सकें, इन्हें देख सकें। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझने की, क्वेश्चन को पढ़ने की जो समझ बढ़ेगी ना, वो इन्हीं क्वेश्चनों से बढ़ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप सभी की परीक्षाओं बन सकता है। देखिए, फीफा ने टूर्नामेंट के प्रायोजन के लिए समझौता किया है। तो फीफा ने 2027 तक अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाए रखा है, और इसके लिए इन्होंने एक समझौता किया किसके साथ? तो सऊदी अरामको, ये आपकी एक पेट्रोलियम शोधन कंपनी है, और सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है अरामको। ठीक है, इसके साथ समझौता कर लिया है। 2027 तक ये इसका टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है। जैसे आप सभी को पता है कि IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन है 2027 तक? IPL का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। ऐसे याद रखना। फीफा का कौन बन गया है? तो फीफा का बन गया अरामको। ठीक, देखिए आप सभी को पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होने वाला है आपका, वो उत्तरी महादेश हैं, है ना, उत्तरी अमेरिका के जो महादेश हैं, 3 महादेश कौन कौन से? कनाडा, USA और मैक्सिको में होने वाला है। ठीक है, 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो कतर दोहा में हुआ था। अर्जेंटीना ने इसको जीता था फ्रांस को हराकर। जबकि मैं आपसे पूछूं, जो पहला विश्व कप हुआ था फीफा का, उसको किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। किसने जीता था? उरुग्वे ने। और हारा कौन था उस समय? तो अर्जेंटीना हारा था आपका। ठीक है, अगर हम बात करें फुटबॉल, तो महिला विश्व कप जो आपका फुटबॉल वाला हुआ था, है ना, फुटबॉल महिला विश्व कप जो हुआ था, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था आपका, और इसको स्पेन ने जीता इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, आगे देखिए, जो फुटबॉल है, इस फुटबॉल से संबंधित हमारे कुछ कप और ट्रॉफी हैं, जैसे डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, सुवर्तो कप है, संजय गोल्डन कप है, बिट्टल ट्रॉफी है, रॉड मेमोरियल कप है आपका। ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित आपके कप हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। तो ये कौन बने थे? आपकी एटाना बोनामटी, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला फुटबॉलर थी। ऐसी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? आपके हार्दिक सिंह। ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये 2 लोगों को दिया गया है। डैनियल बरेनबोइम को दिया गया है, और एक है अली अबू अब्बाद, इनको दिया गया है। ये एक पेपर था, अभी हाल ही में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया? गीता प्रेस को दिया गया है। और HDFC बैंक जो है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? अतुल चक्रवर्ती। ठीक है, तो इन दोनों का भी नाम याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड करके ये बता दिया है। ठीक है, एक तो गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया, और HDFC बैंक के अध्यक्ष कौन बने? तो अतुल चक्रवर्ती। ये सबसे बड़ी आपकी प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक, और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला जो बैंक था वो कौन था? HDFC बैंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप की। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए। देखिए, माउंट एरेबस ज्वालामुखी चर्चा में है। तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी आप लोग सब लोग जानते हैं, ये कहाँ पर? अंटार्कटिका में है। यहाँ का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो यही है, और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इसका विस्फोट होता है तो इससे स्वर्ण उद्गार होता है, यानी एक बार जब ये इसका उद्गार होता है तो लगभग 80 ग्राम गोल्ड यहाँ से पर डे निकलता है। ठीक है, और ये पता नहीं कैसे इन लोगों ने पता किया होगा कि 80 ग्राम गोल्ड निकलता है, लेकिन ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये स्वर्ण उद्गार होता है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्वर्ण उद्गार हो रहा है। अब अंटार्कटिका की बात आई है। वैसे तो हमारे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने इस पर बात कर ली थी। अब दोबारा से जब हमारा आएगा ना कोई भी ज्वालामुखी, तब हम बात कर लेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, लेकिन ये अंटार्कटिका बहुत दिनों में आया है, तो लूसेंट का एक टॉपिक मैं पूरा यहाँ पर कराने वाला हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए, अंटार्कटिका आप सभी को पता है, अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए अनोखे अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। यानी इसे चलता फिरता महाद्वीप, गति करता महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप और इसके साथ साथ इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों के शोध संस्थान लगे हुए हैं। अभी हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से और कब कब लगाए गए थे, भारत का पहला कौन सा था और अभी वर्तमान में कौन कौन काम कर रहे हैं, कौन कौन काम नहीं कर रहे हैं, उन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो केवल आप 2 मिनट दीजिए इस टॉपिक को, ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है वो इसके केंद्र में स्थित है, ये भी आपका रखना है। अब देखिए, अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों से लगी हुई है। हिंद महासागर से लगी है, प्रशांत महासागर से लगी है और अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर कहते हैं। वेडल सागर, रॉस सागर अंटार्कटिका महासागर के ही भाग हैं। इसका तापमान 4 डिग्री से कम रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच सके थे। इस प्रकार से वो साइड से ही होकर निकल गए थे। इसके बाद देखिए, इस महाद्वीप का मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फैबियन वेलिंगशॉसेन को जाता है, जिन्होंने 1820 में बोस्टॉक नामक जहाज़ से सवार होकर इसके मुख्य भूमि की खोज की थी। यानी इसकी मुख्य भूमि की खोज कर ली यहाँ पर। अंटार्कटिका का 98 भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यानी हर समय यहाँ पर बर्फ़ रहती है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे के थे, इनका नाम था एमंडसन। 1911 में पहुंचे थे आप लोग, ठीक है। जो इसकी मुख्य भूमि मैंने अभी बताई थी, इसका दक्षिणी ध्रुव जो है ये यहाँ पर, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे आपके एमंडसन, ठीक है, जो कि 1911 में पहुँचे यहाँ पर। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अब मैंने बताया चूँकि ये बर्फ़ का बना हुआ है पूरा, और जब गर्मी पड़ती है तो बर्फ़ पिघलने लगती है, तो इसका आकार बदल जाता है। इसके बाद सर्दी पड़ती है, और जब सर्दी पड़ती है तो फिर से पुनः से बर्फ़ कैसी हो जाती है, अपनी जगह जम जाती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है गतिशील महाद्वीप। क्वींसमोर्ट पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट विल्सन मैसिव है, जो 5140 मीटर की है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विल्सन मैसिव। नेक्स्ट देखिए, माउंट एल्ब्रुस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान आर्कटिक के बोस्टॉक के में रिकॉर्ड किया गया था, -98.2 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मास अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति हैं। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती हैं। अब हम बात कर लें अंटार्कटिका के लिए भारत के क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं ये। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे। जैसे मैंने अभी बताया था 1911 में एमंडसन गए थे सबसे पहले, लेकिन पहले जो भारत के व्यक्ति थे वो कौन थे? गिरिराज सिंह सिरोही। भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान 1981 से 82 में प्रारंभ किया था, और भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ था। और भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध संस्थान दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया था। यानी भारत का पहला शोध संस्थान जो था वो कौन सा था? दक्षिणी गंगोत्री था, स्थापित किया था, जो अब कैसे हो चुका है? नष्ट हो चुका है। इसके बाद 1989 में दूसरा भारतीय शोध संस्थान मैत्री लगाया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम 2012 में भारती को स्थापित किया गया था। तो भारत के 3 दक्षिण गंगोत्री पहला था, दूसरा आपका कौन सा था? मैत्री, और तीसरा है आपका भारती, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और एक कौन सा आपका? भारती, ठीक है। DMB आपको याद रखना है। ये तीनों अंटार्कटिका में भारत के क्या हैं? शोध संस्थान थे, जिनमें से आपका दक्षिण गंगोत्री वर्तमान में बंद है, और आपका मैत्री और भारती दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा समझ में आया होगा। सारे टॉपिक मैंने अच्छे तरीके से आपको क्लियर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल जो आपके उत्पाद हैं उनका निर्यात किया है। किसको किया है? अमेरिका को, लगभग $28 बिलियन का, और इसमें वृद्धि हुई है इस बार 9.66% की यहाँ पर वृद्धि हुई है आपकी, ठीक है। ये आपका रखना है। भारत में सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किया गया है। अब बात आई अमेरिका के साथियों। तो मैं 2-3 बार आपसे कह चुका था कि अमेरिका के बारे में मैंने बहुत अच्छी स्पेशल आपके लिए PDF बनाई है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। नोट्स हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको अमेरिका से संबंधित
याद होनी चाहिए बातें। तो देखिए यहाँ से आपकी बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। पहले देखते हैं नौसेना ने किस देश के साथ सी ड्रैगन 2024 अभ्यास को भागीदारी की थी। तो अमेरिका के साथ हुआ था गुआम में, ठीक है। वैसे 4 देश हैं, इनमें अमेरिका भी शामिल है, जैसे हम क्वाड कहते हैं, और इसमें यूएसए, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। मालाबार युद्धाभ्यास ये लोग करते हैं चारों मिलके, ठीक है। ये आपका रखना है। इसके साथ देखिए क्या क्या है अमेरिका स्पेशल में। तो राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, पोटामैक नदी किनारे है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, जो बाइडन। यहाँ पर प्रांतों की संख्या कितनी है, 50। 2 प्रांत इसके ऐसे हैं जो मुख्य भूमि से दूर हैं, एक है अलास्का और एक है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, तो होनोलुलु, और जबकि अलास्का की राजधानी क्या है, जूनो। यहाँ के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं, तो रेड इंडियन बोला जाता है। भारत और अमेरिका के साथ कौन कौन से अन्य युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे कोप इंडिया है, तर्कस है, युद्धाभ्यास है, वज्र प्रहार है, और अभी हमने देखा कौन सा, तो सी ड्रैगन। ये भी किसके साथ, भारत और अमेरिका के साथ होता है, ठीक है। अब देखिए आप सभी को पता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। और UNO और UNDP का मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, तो अमेरिका 14 जुलाई 1776 में स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका और कनाडा के मध्य जो आपकी सीमा है अक्षांश रेखा वाली नॉर्थ डिग्री में, यह है आपकी 49 डिग्री। जबकि अमेरिका और मैक्सिको के मध्य कौन सीमा बनाता है, रियो ग्रांडी नदी, ठीक है। और इन्हीं तीनों महादेशों में आपको बताया मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि इन तीनों महादेशों में आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है। यहाँ पर अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर आपको पता है 5 आपकी ग्रेट लेक्स हैं। इन्हें 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, या महान झीलों के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, इरी है, ऑन्टेरियो है। अच्छा, सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील तक जाना है आपको, तो सू नहर को पार करना पड़ेगा, उसके बाद जा पाएंगे। और अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, तो एक नाविक थे इटली के, इनका नाम था अमेरिको वेसुजुकी, इनके नाम पर पड़ा था, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। वैसे मैंने एक दिन आपको अमेरिका की क्रांति भी कराई थी। अब अगली बार जब हमारा अमेरिका आएगा तो हम लोग अमेरिका की क्रांति को देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है हमारा, उसको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, 26वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन जो किया गया है वो रॉटरडम में किया गया। और रॉटरडम कहाँ पर है आपका, तो नीदरलैंड में है। ये यहाँ का बहुत ही फेमस बंदरगाह भी है, ठीक है, रॉटरडम। आपसे पूछ लेता है रॉटरडम बंदरगाह कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी थीम क्या रखी गई है, तो लोगों और ग्रहों के नए तरीक़ों में डिज़ाइन करें। लोगों और ग्रहों को नए तरीके से डिज़ाइन करें, ये इसकी थीम रखी गई है। 1983 में पहली बार भारत में भी हुआ था आपकी विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन, ठीक है। और 2026 में ये कहाँ पर होगी आपकी, तो रियाद में होगी। प्रत्येक 2 साल में एक बार होती है ये, ठीक है। ओपेक से कौन अलग हो गया, आप सभी को पता है, अंगोला अलग हुआ है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में है। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। वैसे इसमें 13 देश थे, लेकिन अभी वर्तमान कितने, 12 देश हैं। IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वियना में ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में आपको 2022 और 2023 के जो आपके टेनिस टूर्नामेंट है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, उसको मैं रिवाइज़ कराने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और बहुत दिनों से उसको रिवीजन नहीं किया हम लोगों ने। तो यहाँ से रिवीजन हो जाएगा इस टॉपिक के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियन का युगल खिताब किसने जीता है, तो युंगी भावरे, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। और एक है अल्वानो, ये फ्रांस के हैं। इसको होस्ट कौन कर रहा था, म्यूनिक, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए टेनिस ओलंपिक, टेनिस जो आपके खिताब हैं जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले हम लोग देख लेते हैं 2022 के ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन, ये क्रम से लिखे हुए यहाँ पर आपके, ये क्रम से लिखे हुए यहाँ पर। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले साल की शुरुआत होती है इसी से, और सबसे नवीनतम यही है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, ठीक है। लेकिन आपसे मुझे सबसे पुराना कौन सा है, तो विंबलडन ओपन, ये 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन है और आपका अमेरिकन ओपन है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। जबकि फ्रेंच ओपन ये किस पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन ओपन जो खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये बेसिक सी बातें थी, कुछ याद रखना। अब 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसमें पुरुष में किसने जीता है, राफेल नडाल ने, ये स्पेन के हैं। और महिलाओं में किसने जीता था, एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। फ्रेंच ओपन ये किसने जीता था, राफेल नडाल ने जीता था। और महिलाओं में ईगा स्विटेक ने जीता था। ऐसे ही विंबलडन ओपन ये नोवाक जोकोविच ने, और एरिना रिबाकिवा महिलाओं में जीता था। ऐसी आपका अमेरिकन ओपन ये कार्लोस अल्कराज ने और ईगा स्विटेक ने जीता था, ठीक है। ये 2022 का था। अब देखते हैं 2023 का। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन ओपन किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने। और फिर से अमेरिकन ओपन जीत लिया किसने, आपका नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिलाओं ने किसने जीता, अरायना सबालेंका ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता, ईगा स्विटेक ने।
विंबलडन ओपन मार्केट वोंद्रोसोवा ने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमेरिकन ओपन, ये पहली बार बहुत ही कम उम्र की महिला है जिन्होंने इसको जीता है, वो है कोको गॉस, ये अमेरिका की हैं। ये आप पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो इनको किसी ने रिवाइज नहीं कराया होगा अब तक बहुत दिनों से, लेकिन मैंने आपको रिवाइज करा दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें एक बार। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है? सुधीर कक्कड़ का निधन। किसका? सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। ये कौन थे? तो फेमस मनोवैज्ञानिक थे आपके, और इनको फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता था। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द इनर वर्ल्ड, ये इनकी फेमस बुक है। यौन अभिवृद्धि के बारे में भी इन्होंने बताया था सुधीर कक्कड़ के द्वारा। अब देखिए जैसे आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था? तो केंद्रक की खोज की थी। विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। कार्ल एंड स्टीनर ने क्या किया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रोनाल्ड रोन्स ने मलेरिया के टीके की खोज की थी। रदरफोर्ड ने ए प्रोटॉन की खोज की थी 1919 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने डेट भी लिखी यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। O2 की खोज है ना, O2 यानी जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, इसकी सीले और प्रेस्टले। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रखने थे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरहरि यादव। ये कौन है? भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं। देखिए आपने एक नाम सुना होगा, नरहरि राव। ये भारत के क्या थे? पहले आपके CAG थे। ये भी आपका रखना, नरहरि राव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि CAG, भारत के पहले CAG कौन थे? नरहरि राव। लेकिन आपसे मैं पूछूँ कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताइए, इसका आंसर जरूर देके जाना कि वर्तमान में भारत के CAG कौन है। अब आपसे पूछे देवेंद्र झाझड़िया, ये पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये IMF के अध्यक्ष बनी है। नागोजी ओंकाजावेला, ये WTO के अध्यक्ष हैं। नीना सिंह, ये पहली महिला CSF के अध्यक्ष हैं। और दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हाल ही में नौसेना के अध्यक्ष बने हैं। तो ये 4-5 आपके अपॉइंटमेंट है, इन्हें भी याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आप लोग गलत मत करना क्वेश्चन कभी भी, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा ये। देखिए क्वेश्चन है आपका, इक्ष्वाकु काल। इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज की गई है। तो क्वेश्चन आप लोग याद रखना तो रख लेना, ठीक है। ये आपकी फर्नगिरी हैदराबाद से इनकी खोज की गई है, और इनका औसत वजन है इन सभी सिक्कों का लगभग 2.39, ठीक है। ये इनका वजन है। इनके आगे के हिस्से पर, यानी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो आगे की तरफ है आपका हाथी और पीछे की तरफ आपका उज्जैन, ठीक है। अब देखिए बात आई है भाई साथियों सिक्कों की। तो सिक्कों से संबंधित ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि आपसे पूछे सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। हड़प्पा काल में जो सिक्के थे आपके, इनको क्या ये किसके थे? टेराकोटा, यानी इनको टेराकोटा बोला जाता था। वैदिक काल में सिक्के चले तो इनको क्या बोला गया? निस्क बोला गया, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे प्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यवनों ने चलाए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए थे? तो गुप्त वंश में चलाए गए थे। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन वंश में चले थे। लक्ष्मी की आकृति ये अपने सिक्कों पर कौन उकरवाया था? तो वो था मोहम्मद गौरी, ठीक है। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। जबकि आना नामक सिक्के किसने चलाए थे? आना नामक सिक्के चलाए थे शाहजहां ने। और रुपया नामक सिक्का जो चलवाया था आपका, वो चलाया था शेर शाह सूरी ने। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखना, आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक, या धातुओं के अध्ययन को भी क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। अब यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं, जो सही चीज़ जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आप छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर कंप्लीट कराता हूँ। तो इससे जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मैदान सीरीज़ पर। मैदान सीरीज़ में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख कर जरूर जाइएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका के केंद्र की खोज। तो आप सभी को पता है कोशिका के केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ठीक है। जबकि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप लोग कि सबसे लंबी कोशिका किसकी है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन था हमारा कृष्णदेव राय से संबंधित था। कृष्णदेव राय आपसे पूछा गया है ये किस वंश से संबंधित है? हालांकि जो आपका विजयनगर साम्राज्य था, इस विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे आपके, ठीक है। 4 वंश में एक वंश था जिसका नाम था तुलुप वंश। कौन सा? तुलुप वंश। और इसी वंश के प्रतापी जो शासक थे, इनका नाम था कृष्णदेव राय। इन्हीं के
इनका जो दरबार था उसमें अष्टदिग्गज थे, ठीक है। और कृष्णदेव राय का बहुत ही फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है आमुक्तमाल्यदा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिए किसने, कृष्णदेव राय से, ठीक है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है बताने के लिए, लेकिन बड़ी क्लास है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, तो आप लोग इरिटेट हो सकते हैं इस क्लास से। लेकिन नहीं, आपको इरिटेट नहीं होना है, पूरी क्लास को पेशेंस कर देखना, क्योंकि मैं आगामी जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में आपको बताऊँगा कि किस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर माफ रखना अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कह रहा है, राज्य के पोषण स्तर और जीवन को बढ़ावा देने के लिए या सार्वजनिक स्वास्थ्य को मद्देनजर रखने के लिए जिस अनुच्छेद का निर्माण किया गया वो है आपका अनुच्छेद 47। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम सभी को पता, हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए, आयरलैंड से। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरलैंड ने किस संविधान से लिए थे, तो आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से। कहाँ से लिए थे, स्पेन से। ये भी आपका रखना है। 36 से 51 तक हमें नीति निर्देशक तत्व पढ़ने होते हैं। किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उसे नीति निर्देशक तत्व दिए जाते हैं, और ये न्यायालय में बाध्य योग नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, न्यायालय में बाध्य योग नहीं होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। ये किसकी पुस्तक है, या इसके लेखक कौन है, तो शशि थरूर। और इन्हीं की एक और पुस्तक है द एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये किसकी है, ये भी शशि थरूर की है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसकी स्थापना 1993 के एक्ट से की गई थी, और इसके पहले अध्यक्ष थे कौन, तो HL दत्तू। लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, तो अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ऐसे आपसे पूछूं BRO के अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी लोग याद रखना, श्री रघुनिवासन। कौन है, श्री रघुनिवासन वर्तमान में BRO के अध्यक्ष हैं। BSF के अध्यक्ष पूछो आपसे कौन है, तो वह हैं आपके नितिन अग्रवाल। कौन है, नितिन अग्रवाल। और हाल ही में वायु जो हमारी नौसेना है, नौसेना के नए अध्यक्ष कौन बने थे, तो त्रिपाठी जी, ठीक है। इनका पूरा नाम बताइए मुझे, त्रिपाठी जी का पूरा नाम क्या था, त्रिपाठी जी मुझे याद आ रहा है थोड़ा, हाँ, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल। तो पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जो जीता था आपका बीजिंग ओलंपिक में जीता था, किसने, अभिनव बिंद्रा ने। लेकिन हाल ही में आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जिताया था, ठीक है। लेकिन पहला किसने जिताया था, तो ये थे आपके अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया सितारा देवी का संबंध किससे है, तो सितारा देवी का संबंध है कथक से। ऐसे ही पंडित बिरजू महाराज हों, पंडित लक्ष्मी महाराज हों, या अच्छन महाराज हों, इन सब का संबंध किससे, कथक से है। ये भी आपका रखना है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि एक महिला है हमारी पद्मा सुब्रमण्यम, इनका नाम आपने सुना होगा। इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्मा सुब्रमण्यम को। और इनका संबंध किससे, भरतनाट्यम से। तो इनका नाम जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भरतनाट्यम से, जो कि आप सभी को पता है भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, वो कौन सा है आपका, भरतनाट्यम है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मैन। ये शब्द किसने दिया था, तो नारायण गुरु ने दिया था, ठीक है। नारायण गुरु ने ये शब्द आपका दिया था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ये भी नीति से निर्देशक तत्व में ही आता है आपका। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। क्या कहता है, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 कहता है। ये तीनों आर्टिकल याद रखना अभी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1951 में पहला एशियाई खेल कहाँ खेला गया था, तो नई दिल्ली में। और 2023 में कहाँ हुए थे, हांगझाऊ चाइना में, ठीक। अब कुछ संवत हैं, जैसे कि मैंने 2-3 एक्स्ट्रा भी लिख दिए इसमें। जैसे विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, 58 BC में, ठीक है। शक संवत कब स्टार्ट हुआ था, 78 AD में। हर्ष संवत कब स्टार्ट हुआ था, 606 AD में। हिजरी संवत 622 AD में। और गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 619 AD में, ठीक है। ये पाँचों संवत आपको याद रखने हैं। आरओ में ये मैचिंग के लिए पूछ लेता है आपसे संवत के बारे में, तो इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। विक्रम संवत, ठीक है, शक संवत, हर्ष संवत, हिजरी संवत और गुप्त संवत। ऐसे आपसे पता है कि भारत में जो अपनाया गया है वो कौन सा है, शक संवत अपनाया गया है। इसका पहला महीना कौन सा होता है, तो आप सबको पता है चैत इसका पहला महीना होता है। और अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन, ठीक है। ये भी आपका रखना है, जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये हमारे शक संवत से ही लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची हम सभी को पता है हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची ये कहाँ पर है, तो भारत में 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में, उन्हीं में से एक अनुसूची है जिसका नाम है 7। उसमें
आपकी समवर्ती सूची है। ये 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें कुल कितने विषय हैं वर्तमान में? तो इसमें विषयों की संख्या है 52। पहले कितने थे? 47 विषय थे इसमें, ठीक है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट देखिए, ओस, अमन, बोरा फसल किसकी है? तो ये चावल की फसल है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? कुल्डी हवा से। और सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोहरादेव से, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो आपका गोल्डन राइस होता है, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। और ये किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ऐसी कादम्बरी और हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या है? तो वित्त आयोग है। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। 15वें अध्यक्ष कौन हैं? तो एन.के. सिंह हैं। और 16वें कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया जी। आर्टिकल 243 आई क्या कहता है? तो राज्यों के लिए वित्त आयोग, यानी पंचायत के लिए वित्त आयोग आपका। ऐसे आपसे 243 के पूछे तो नगर पालिकाओं के लिए आपका वित्त आयोग। इस प्रकार से आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नागपुर में है। आपसे पूछे कि WTO, WHO, रेड क्रॉस, अंकटाड, इन सब का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है, ठीक है। वैसे सर ने एक ही बताया था आपको, अंकटाड, WTO, मैंने 2-4 और लिख दिए, आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछे कलिंग विजय। कलिंग विजय ये किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई थी। और अशोक ने 261 BC में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उस समय कलिंग की राजधानी जो थी तोसली थी। क्या थी? तोसली। और कलिंग विजय का जो वर्णन किया गया है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग का वर्तमान नाम क्या है? उड़ीसा। इसे उत्कल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको रखनी है कलिंग विजय से। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा सीटें। लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा के आपके चुनाव चल रहे हैं, जो कि 6 चरणों में पूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। 6 चरणों में, 7 चरणों में, कमेंट बॉक्स में बताइए 7 चरणों में होने वाले हैं शायद। अच्छा, इसके बाद हमें पता है कि हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें ये आपके लगातार आपसे पूछ लेता है। इनमें सबसे ज़्यादा आपकी क्या है? लोकसभा सीटें, और क्रम से लिखी हुई हैं। यूपी में 80, ये पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में 48, ये दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में 42, ये तीसरे स्थान पर है। बिहार में 40, ये चौथे स्थान पर है। और तमिलनाडु में आपकी 39 सीटें हैं। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल कौन से में है लोकसभा? तो 80 आर्टिकल। आर्टिकल 80 में क्या है? लोकसभा है। सदस्यों की संख्या यहाँ पर आप सभी को बताया, सीटें कितनी होती है? 550। लेकिन 2 आंग्ल भारतीय थे, इनको अब हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। वर्तमान में 543 है आपकी। कितनी है? 543। इससे पहले कितनी थी? 545 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। कौन है? GV मावलंकर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है नोबेल धातु कौन कौन सी आपकी? तो नोबेल धातु में Ag है, AU है, PT है, IR है, Hg है और PD है ना। सबसे प्रबल उपवाचक कौन सा है? फ्लोरीन। कॉन्टेंट लेंस में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीमिथाइल मेथिल क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया था? जीव द्रव्य का नामकरण तो पुरकुंजी ने किया था 1839 में, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? 1838 में दिया गया था, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। नेक्स्ट